हेलो बेटा, वेलकम टू अवंती फेलोज़। तो आज हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का जो आपका चैप्टर टेस्ट हुआ था उसका सॉल्यूशन लेके आए हैं। तो अभी आपको एक बार जेई के प्रोस्पेक्टिव से थोड़ा इंपॉर्टेंस बता देता हूँ इस चैप्टर का। द इम्पोर्टेंस गोज लाइक दिस कि भाई यू कैन फाइंड अप्रोक्सीमेटली 2 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर इन योर एग्जाम। पिछले 5 साल में 137 क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड इन ऑल द शिफ्ट्स ऑफ जेई। और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो देखे गए हैं लुकिंग एट द ट्रेंड्स, तो रिफ्लेक्शन एंड इट्स एप्लीकेशन, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स, रियल एंड एपरेंट डेप्थ, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रियल एंड एपरेंट डेप्थ का कंसेप्ट जो है, TIR इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। प्रिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, मिनिमम डिफ्लेक्शन, प्रिज्म एंगल एंड ऑल दैट। रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सर्फेसिस, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज, कम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में बेसिक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, इधर रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सर्फेसिस जो है उसमें लेंस मेकर फॉर्मूला एंड ऑल दैट। तो ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स या रे ऑप्टिक्स से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स आ जाते हैं। अब देखो, जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हम एक एक करके सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। 2 plane mirrors are placed as shown in the figure. A point object O is approaching the intersection point A of the mirror with a speed of 10 cm per second. The velocity of image of the object formed by m2 with respect to the velocity of image of the object formed by m1 is. ठीक है, तो यहाँ पे 2 मिरर है बच्चे, एक m1 और एक m2। पॉइंट जो है वो x की तरफ से अप्रोच कर रहा है कि इसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी A को। ठीक है, अब आपको बताना है कि इमेज का जो वेलोसिटी ऑफ इमेज फॉर्म्ड इन मिरर 1 विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ इमेज फॉर्म्ड इन मिरर 2, तो इनके बीच का जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो आपको बताना है। ठीक है, तो पहले मैं बता देता हूँ वेलोसिटी ऑफ इमेज फॉर्म्ड इन मिरर 1। ये तो हमें सीधा पता है कि ये मिरर 1 को परपेंडिकुलरली अप्रोच कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। देखो इधर देख सकते हैं, तो ये पॉइंट जो है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड से मिरर 1 को डायरेक्टली अप्रोच कर रहा है। तो वेलोसिटी हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय m1 वी कैन राइट इट एज -100 आई कैप। ठीक है, -100 इन आई कैप डायरेक्शन। ठीक है जी। और वेलोसिटी ऑफ इमेज फॉर्म्ड इन m2, इसको लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। देखो, जो वेलोसिटी है इसके 2 कंपोनेंट होने वाले हैं बेटा, एक तो साइन थीटा कंपोनेंट आएगा, ठीक है, और एक आएगा कोस थीटा कंपोनेंट। तो ये आएगा 100 साइन 37 डिग्री और ये आएगा 100 कोस 37 डिग्री। ठीक है, फिर इस ये एक कंपोनेंट है जो m2 के परपेंडिकुलर होगा, एक अलोंग द जो होगा अलोंग m2 होगा। ठीक है, उसके भी हमें कंपोनेंट स्प्लिट करने पड़ेंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करके जब हम लिखते हैं तो पहला आएगा जो आई कैप डायरेक्शन में आएगा, दैट विल बी, देखो एक तो अलोंग द प्लेन अलोंग द मिरर और एक परपेंडिकुलर टू द मिरर, ये दोनों कंपोनेंट हम स्प्लिट करके लिखते हैं। तो पहले अलोंग द मिरर लिख रहे हैं 100 परपेंडिकुलर टू द मिरर 100 साइन 37 डिग्री, और इसका फिर से साइन कंपोनेंट, तो साइन 37, ये आई कैप डायरेक्शन में होगा। फिर इसी का एक और आएगा परपेंडिकुलर वाले में 100 साइन 37 का प्लस इसका कोस कंपोनेंट हो रहेगा उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ये जे कैप डायरेक्शन होगा। सिमिलरली इसमें ऐड करेंगे जो अलोंग द मिरर वाला था, दैट इज़ -100 कोस 37। -100 कोस 37 का एक बार कोस कंपोनेंट आएगा जो आएगा आई कैप डायरेक्शन में, और फिर दूसरा आएगा कोस 37 का ही साइन 37 डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये आगे आपके ये जे कैप डायरेक्शन होगा। तो इसको अब सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने पर हमें मिल रहा है, इसमें वैल्यू को साइन 37 की वैल्यूज़ रख देंगे और बाकी साइन और कोस 37 की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, तो उन वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करके मुझे इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म मिलेगा, मैं वो लिख रहा हूँ। तो मैजिक ट्राइंगल से ना हम लिख सकते हैं साइन 37 इज़ 3/5 और कोस 4/5। ठीक है, तो उनके वैल्यूज़ रख के मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे जो आएगा ये -28 आई कैप प्लस 96 जे कैप आ जाएगा, जो वेलोसिटी ऑफ इमेज इन m2। ठीक है, बाकी इधर डायग्राम से आप ये कंपोनेंट भी देख सकते हो, ये साइन कंपोनेंट, ये कोस कंपोनेंट। उसके बाद हमें क्या निकालना है, इनका रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या निकलेगा, रिलेटिव वेलोसिटी m2 vm2 माइनस v इमेज इन m1। ठीक है, तो ये आपका इसमें से m2 वाले में से m1 और माइनस हो जाएगा, तो -100 -28 -100 आई कैप माइनस प्लस 96 जे कैप, तो ये आपका आ गया -128 आई कैप प्लस 96 जे कैप। तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर आ रहा है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं।
A converging equiconvex thin lens forms real image of a particle as shown in case 1. If now lens is cut as shown in case 2, then select the correct alternative. ठीक है, इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट आपको सेलेक्ट करना है. ठीक है बच्चे, तो देखो इस लेंस को काट दिया गया, इसमें से 2 टुकड़े रिमूव कर दिए, एक यहाँ से एक यहाँ से. तो ऐसे केस में फोकल लेंथ पर जो प्रभाव पड़ेगा पहले वी हैव टू फाइंड आउट दैट. तो लेंस मेकर फॉर्मूला क्या बोलता है, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2. ठीक है, तो यहाँ पे पहले 1/r1 और r2 दोनों थे, इक्वी कन्वेक्स था तो इधर भी r था, इधर भी r था, तो यहाँ पे -1/r2 जो था वो ऐड हो जाता है 1/r प्लस 1/r. तो उस केस में फोकल लेंथ मान लो f थी, लेकिन इधर एक सरफेस हो गया स्ट्रेट, तो स्ट्रेट होने की वजह से जो सेकंड टर्म है वो 0 हो जाएगी. देन फोकल लेंथ बिकम्स डबल 2 टाइम्स ऑफ द इनिशियल फोकल लेंथ. तो ये हमें लेंस मेकर फॉर्मूला से पता चल जाता है कि इस वाले लेंस की फोकल लेंथ 2f है और इसकी फोकल लेंथ f है. अगर पहले वाले की f है तो सेकंड की 2f हो जाएगी. ठीक है जी, अब इसको यूज़ करके वी हैव टू फाइंड आउट द इमेज डिस्टेंस. तो पहला था जिसकी लेफ्ट साइड में जिसकी फोकल लेंथ f है, उसके लिए कैलकुलेशन करेंगे. तो यहाँ पर मुझे यहाँ पे थिन लेंस फॉर्मूला लगाऊंगा, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u. ठीक है जी, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v. v इज इमेज डिस्टेंस, दैट इज 1/40 आ गया, माइनस 1/-60. ठीक है जी, तो यहाँ से जो मैं फोकल लेंथ निकाल सकता हूँ, ठीक है, फोकल लेंथ निकाल सकता हूँ, तो ये इक्वेशन 1 आ गई. ठीक है, और दूसरा कर रहा हूँ राइट साइड वाले के लिए जिसकी फोकल लेंथ 2f है. तो 1/2f इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो इधर दे रखा है, इमेज डिस्टेंस यू हैव टू फाइंड आउट. ठीक है, तो यहाँ पे इसको ले लेंगे 1/v. ठीक है, तो इज़ 1/v एज इट इज़ माइनस ऑफ 1/-60. ठीक है जी, तो ये इक्वेशन 2 आ गई. 1 और 2 इक्वेशंस को मैं इकट्ठा करके लिखता हूँ तो मुझे मिलेगा 1/v प्लस 1/60 इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ 1/40 प्लस 1/60. तो यहाँ से केवल एक अननोन बचता है इमेज v, और इसको सॉल्व करने पर जो मिलेगा वैल्यू 240 सेंटीमीटर्स मिलेगा प्लस का. ठीक है, तो इमेज डिस्टेंस इन केस ऑफ सेकंड विल बी 240. तो इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का वो ए आएगा. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे. A convex lens of focal length 12 cm is placed in contact with a plane mirror. If the object is placed at 20 cm from the lens, the position of the final image is. तो position of the final image आपको find out करना है. तो पहले मैं effective focal length निकाल लेता हूँ, उसको बोल देता हूँ 1/F. ये क्या रहेगा, 1/focal length of lens प्लस 1/focal length of mirror प्लस 1/focal length of lens. ठीक है, तो ये क्या आ गया, 2 टाइम्स ऑफ 1/F2. ठीक है, 1/f ऑफ l एंड देन 1/फोकल लेंथ ऑफ मिरर. ठीक है, ये आपका इफेक्टिव फोकल लेंथ आ गया. इनको इसमें वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं जो भी वैल्यू हमें पता है. तो 1/f यहाँ पे फोकल लेंथ ऑफ लेंस मुझे दिया हुआ है 12, कन्वेक्स है तो 12 दे दिया, और प्लस प्लेन मिरर का जो है इन्फिनिटी होता है, तो यहाँ से इफेक्टिव फोकल लेंथ इज़ 6 सेंटीमीटर, ये मुझे मिल गया. ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, ये कैसे बिहेव करेगा अभी देखते हैं. इट विल बिहेव एज अ कनकेव मिरर. ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ अ कन्वेक्स लेंस एंड प्लेन मिरर विल बिहेव एज अ कनकेव मिरर. तो इसके लिए मैं अब क्या करता हूँ, आई विल यूज़ मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f. और यहाँ पर 1/v तो मुझे फाइंड आउट करना है, u आपको दिया हुआ है, u इज़ गिवन एज 20, तो इसको -20 ले लेते हैं, और इज इक्वल टू 1/f जो मैंने अभी कैलकुलेट किया तो -6. ठीक है, तो यहाँ से 1/v विल कम अप एज -1/6 प्लस 1/20. एलसीएम लेंगे 60 और ऊपर आ जाएगा यहाँ पे -10 प्लस 3, तो ये आपका आ गया -7/60. तो इम्प्लाइज v इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू -60/7, और ये आपका आएगा -8.6 सेंटीमीटर्स. ठीक है, इसका मतलब हुआ 8.6 सेंटीमीटर्स अबव द लेंस. तो आपका ऑप्शन डी बिकम्स द राइट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म ए ऑफ एन इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म. ठीक है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच मिनिमम डेविएशन विल बी ऑब्टेन्ड इज. तो आपका इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म दे रखा है, अब आपको मिनिमम डेविएशन का एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है. ठीक है जी, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू एंगल ऑफ इज इक्वल टू मिनिमम डेविएशन. ठीक है, और इक्विलेटरल प्रिज्म है तो ये आपका आ गया 60 डिग्री. अब आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है. ये क्या होता है मिनिमम के केस में, एट मिनिमम डेविएशन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू
ए प्लस डेल्टा एम बाई 2। तो यहाँ पे ए और डेल्टा एम दोनों 60 हैं, तो 60 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 2, ये आपका आ गया 60 डिग्री। तो ऑप्शन ए बिकम्स द राइट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं जी। अ क्यूबिक कंटेनर इज फिल्ड विद अ लिक्विड whose refractive index increases linearly from top to bottom. Which of the following represents the path of a ray of light inside the liquid? ठीक है, तो क्या हो रहा है कि लिक्विड हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजेज लीनियरली फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो इधर जैसे आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाओगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज करता है, और इसका मतलब क्या, ऑप्टिकल डेंसिटी इंक्रीज कर रही है, और ऑप्टिकल डेंसिटी इंक्रीज करती है तो कॉमन नॉर्मल की तरफ बेंडिंग ऑफ लाइट शुड बी ऑब्जर्व्ड। तो ये इसका करेक्ट पैटर्न यही है, ऑप्शन ए वाला, कि बेंडिंग टुवार्ड्स द नॉर्मल, देन अब ऊपर जाएंगे तो बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, तो ऑप्शन ए इटसेल्फ इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, और इंक्रीज करता जा रहा है तो बेंडिंग कंटिन्यूसली, एंगल ऑफ बेंड जो है बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द क्रिटिकल एंगल फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम द मीडियम एक्स इनटू द मीडियम वाई इज थीटा। द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम एक्स इज वी, द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वाई इज। ठीक है, तो क्रिटिकल एंगल आपको थीटा दे दिया गया। क्रिटिकल एंगल का मतलब क्या है, आफ्टर डेविएशन वो क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया टू द सरफेस, जिस सरफेस में इंसिडेंस था उसे परपेंडिकुलर आपका रिफ्रैक्टेड रे हो गया। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या करें कि द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वाई हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम स्नेल्स लॉ यूज़ करके हम लिख सकते हैं साइन ऑफ थीटा। ठीक है, इंसिडेंस ये थीटा एंगल था, डिवाइडेड बाय बाद में रिफ्रैक्शन के बाद 90 हो गया, इज इक्वल टू म्यू ऑफ एक्स, सॉरी म्यू ऑफ डेंसर फ्लूइड डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ लाइटर, तो आपका म्यू ऑफ एक्स। ठीक है, और यही किसके बराबर होगा, वेलोसिटी इन एक्स डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन वाई, जो कि वी डैश दिया हुआ है डायग्राम में। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ में डाल देता हूँ, तो आपको ये एक रिलेशन मिल रहा है इसमें। इसका मतलब मुझे वी डैश निकालना है। वी डैश इज गोइंग टू बी इक्वल टू, वी डैश आपका क्या रहेगा, v इंटू साइन 90, जो कि आपका 1 हो जाएगा बाद में, डिवाइडेड बाय साइन थीटा। तो ये आपका होगा v डिवाइडेड बाय साइन थीटा। तो वी डैश स्पीड इन मीडियम, स्पीड इन डेंसर मीडियम इज v बाय साइन थीटा। ठीक है, तो आपका डेंसर मीडियम में स्पीड v बाय साइन थीटा आ गया। तो ऑप्शन हमारा कौन सा आ गया, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ACB इज अ राइट एंगल्ड प्रिज्म विद अदर एंगल एज 60 डिग्री। ठीक है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म इज 1.5। AB हैज़ अ थिन लेयर ऑफ लिक्विड ऑन इट एज शोन। लाइट फॉल्स नॉर्मली ऑन द फेस AC। तो AC फेस जो है उसके ऊपर लाइट, ये इसको लिख देते हैं। एंड फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मैक्सिमम रिफ्रैक्शन। ठीक है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इज AB हैज़ अ थिन, तो ये आपका A हो गया, ये B हो गया जिसके ऊपर थिन फिल्म ऑफ लिक्विड है, और AC ये हो गया A to C जिस पर परपेंडिकुलरली लाइट पास कर रही है। ठीक है, अब आपको बताना है फॉर टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड इज, लिक्विड का जो ऊपर लिक्विड है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैक्सिमम लिक्विड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको बताना है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ज्योमेट्री से मैं ड्रॉ करता हूँ। इधर आपका एंगल ये 60 डिग्री आ रहा है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है क्रिटिकल एंगल जो है वो आपका लेस देन और इक्वल टू 60। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो 60 डिग्री हो सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो म्यू ऑफ, ये ग्लास है और वो लिक्विड है, तो म्यू ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड इज इक्वल टू 1/sin IC। ठीक है, ये रिलेशन हम यूज़ करेंगे। तो म्यू ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड, जब ये बाहर जाएगा ना एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो इधर ही है ना ग्लास और लिक्विड के इंटरफेस पे, इसलिए म्यू ऑफ GL लिया मैंने, इज इक्वल टू 1/sin IC। तो इसका लिमिटिंग कंडीशन हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू 1/sin IC। ठीक है, अब साइन IC की जगह हम 60 डिग्री रख देंगे। तो म्यू ऑफ ग्लास आपको दिया हुआ है कितना, किधर दिया, 1.5 डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू साइन ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, तो म्यू ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू 1.5, म्यू ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू 1.5 1/sin 60 है ये। ठीक है, तो म्यू ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू 1.5 इंटू साइन ऑफ 60 डिग्री, तो इज इक्वल टू 1.5 इंटू √3/2।
तो ये आपका जो है वैल्यू √3/2 की वैल्यू आपकी 0.866 हो जाएगी। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका आएगा 1.299 के आसपास, तो इसको बोल देंगे अप्रोक्सीमेटली 1.3। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। द नियर एंड फार पॉइंट ऑफ अ पर्सन आर एट 40 सेंटीमीटर एंड 250 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। ही यूजेज ए लेंस टू रीड प्रॉपरली at 25 centimeter. With this lens on the eye, what is the maximum distance that is clearly visible on the person? ठीक है, तो एक पर्सन है जो 40 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर के बीच में देख सकता है। अब अगर उसको देखना है 25 सेंटीमीटर पे जो चीज़ रखी है उसको देखना है, तो एक लेंस यूज़ करेगा और विद वाइल वियरिंग दिस लेंस वो दूर से दूर कितना देख सकता है, यानी कि फारदेस्ट ऑब्जेक्ट दैट दिस गाय कैन सी, वो हमें बताना है। ठीक है, तो अभी हमें पता है कि ऑब्जेक्ट अगर 25 सेंटीमीटर पे है तो इमेज एटलीस्ट 40 सेंटीमीटर पे बननी चाहिए ताकि ये देख सके। ठीक है, तो मैं यूज़ कर रहा हूँ क्या, u इज इक्वल टू -25 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v शुड बी फॉर्म्ड एट 40 सेंटीमीटर फ्रॉम हिज आइज। अब फोकल लेंथ निकालता हूँ इस लेंस की जो ऐसा कर पाएगा, तो लेंस थिन लेंस फॉर्मूला यूज़ करके आई विल फाइंड इट आउट एज 1/v को 1/-40 माइनस ऑफ 1/-25, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 3/200। ठीक है जी, तो यानी फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज इक्वल टू 200/3, ये आपका फोकल लेंथ आ गया। तो दैट मीन्स दिस इज़ द फोकल लेंथ। अब इसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, अब अनएडेड आई जो है कैन सी 250 सेंटीमीटर विदाउट लेंस ये देख सकती है। तो एटलीस्ट अब इसको जो दूर से दूर इमेज बनेगी वो बननी चाहिए 250 सेंटीमीटर पे। ठीक है, और d इज़ द डिस्टेंस जो बोल दें कि आई से मैक्सिमम दूरी पर जो ऑब्जेक्ट रखा है दैट इज़ एट डिस्टेंस d। तो फिर से हम एक बार लेंस में जो थिन लेंस फॉर्मूला है वो यूज़ करके हम फाइंड आउट करेंगे कि जो है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो यहाँ पे फोकल लेंथ हमने फाइंड आउट कर लिया दैट इज़ 200/3। तो अब जो इमेज है वो बनना चाहिए एट मोस्ट 250 पर बन सकता है क्योंकि ये बेयर आइज से उतना ही देख सकता है, और ऑब्जेक्ट आपका रहेगा मान लो डिस्टेंस d पे जो दूर से दूर हो सकता है दैट इज़ एट डिस्टेंस d हम बोल देते हैं। दैट इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू 1/f, 1/f मतलब 3/200। तो यहाँ से अब मैं d की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा तो मुझे मिल जाएगी d इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू -53 सेंटीमीटर, मुझे यहाँ से मिलेगा d कैलकुलेशन के बाद। अब जो है 53 सेंटीमीटर कैन बी द फारदेस्ट ऑब्जेक्ट दैट दिस गाय कैन सी वाइल वियरिंग दिस लेंस फॉर नियर साइटेडनेस करेक्शन। तो नज़दीक की जो नज़र इसकी ख़राब है उसके लिए जिसने लेंस पहना है उस लेंस को पहने ये दूर से दूर कितनी दूर तक का देख सकता है, 53 सेंटीमीटर तक का। ठीक है, तो दिस इज ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 8। इन क्वेश्चन नंबर 9, इन ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज 1.2 सेंटीमीटर। ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस आपको दे दिया 1.2 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस इज 3 सेंटीमीटर, देन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट 1.25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप शुड बी। तो आपको मैग्नीफाइंग पावर यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे गिवन डेटा एक बार ले लेते हैं। देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो दिया है, वो कितना दिया है आपको 1.25 सेंटीमीटर, तो इसको -1.25 लेंगे बिकॉज लेफ़्ट साइड में है। और उसके अलावा क्या दिया है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव इज़ गिवन एज 1.2 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस इज़ गिवन एज 3 सेंटीमीटर। और अब मैं मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला लिखते हैं जो हमें गिवन होता है V0/U0 इंटू D/FE। ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, D क्या है, ये आपका क्लोजेस्ट डिस्टेंस विच अ नॉर्मल ह्यूमन आई कैन सी। तो इसका तो स्टैंडर्ड वैल्यू है 25 सेंटीमीटर और बाकी सभी की सभी वैल्यूज़ क्वेश्चन में दे रखी है। तो हमें मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है। तो अब फोकल लेंथ ऑफ आई पीस इज ऑल्सो गिवन, तो यहाँ पे मैं इसको क्या करूँगा, इमेज V0 मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा पहले, बट बिफोर गोइंग फर्दर आई हैव टू फाइंड आउट V0। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए जो इमेज डिस्टेंस होगा ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए वो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो इसको F0 भी लिख सकते हैं, F0 V0 U0। तो वैल्यूज़ यहाँ पे रखेंगे बच्चे। तो 1/F0 इज़ गिवन एज 1.2 सेंटीमीटर, तो 1/F की वैल्यू गिवन है 1/V0
ये मुझे फाइंड आउट करना है, -1/-1.25, तो इसको 1.2 रख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से V नोट फाइंड आउट करेंगे तो V नोट विल कम अप एज 30 सेंटीमीटर। अब सभी की सभी वैल्यूज़ पता है, 30 डिवाइडेड बाई ये आपको 1.25 क्वेश्चन में दे रखा है, इंटू डी इज स्टैंडर्ड वैल्यू 25 होती है, और फोकल लेंथ ऑफ आई पीस इज गिवन एज 3। तो इनको कैलकुलेट करते हैं तो आपको मिलेगा 200, तो मैग्नीफाइंग पावर इज़ 200, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका आंसर आएगा दैट विल कम अप एज 224, ठीक है। तो क्लोजेस्ट आंसर 224 है, तो मैं ऑप्शन ए को टिक कर दूंगा इसमें क्वेश्चन नंबर 9 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस एंड द आई लेंस ऑफ द टेलीस्कोप आर respectively 30 centimeter and 3 centimeter. Telescope produces virtual erect image of an object situated far away from it at least distance of distinct vision, ठीक है, यानी D पर situated है, और in this condition the magnifying power of the telescope should be। तो magnifying power of telescope आपको निकालना है। तो मुझे पता है कि magnifying power of a telescope m is equal to क्या होता है, f नोट focal length of objective divided by focal length of eyepiece into 1 minus focal length of eyepiece divided by least distance of distinct vision, ठीक है। अब यहाँ पर जो जो वैल्यूज़ गिवन है वो रख देते हैं। एफ नोट इज़ गिवन एज 30, एफ ई इज़ गिवन एज 3, और ये 1 माइनस एफ ई इज़ गिवन एज 3 डिवाइडेड बाय ये तो 25 स्टैंडर्ड वैल्यू है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलने वाला है +8.8, दिस इज़ द मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन ए रे ऑफ लाइट एंटर्स ए ग्लास स्लैब फ्रॉम द एयर, ग्लास स्लैब में एंटर करेगी तो वेवलेंथ पे क्या प्रभाव पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी तो चेंज होता नहीं है, ठीक है। तो क्या होता है कि डेंसर लिक्विड में जैसे ही डेंसर फ्लूइड में ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जैसे ही रे ऑफ लाइट एंटर करती है तो वेलोसिटी डिक्रीज करती है। तो हमें पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी कॉन्स्टेंट रहे और वेलोसिटी डिक्रीज करे तो दैट मीन्स वेवलेंथ हैज़ टू डिक्रीज। तो इसका मतलब हुआ कि इट्स वेवलेंथ डिक्रीजेज। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं जी। अ ग्लास प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज इमर्ज्ड इन वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3। अ लाइट बीम फॉल्स नॉर्मली ऑन द फेस ए बी फेस पर लाइट बीम नॉर्मली फॉल करती है। तो यहाँ पे ए बी पर, यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन का डायग्राम उसमें करेक्शन करते हैं। दिस इज़ ए, दिस इज़ बी, और दिस इज नीचे वाला सी है, ठीक है। तो ए बी पर नॉर्मली गिरती है, लाइट बीम फॉल्स नॉर्मली ऑन द फेस ए बी, इज टोटली रिफ्रैक्टेड टू रीच ऑन द फेस बी सी। बी सी पर टोटली रिफ्रैक्टेड होकर बी सी पर पहुँच जाती है, ठीक है। तो ऐसा कुछ कंडीशन होगा, ए बी पर नॉर्मली इनसी आएगी और यहाँ पे रिफ्रैक्ट होकर फिर बी सी के ऊपर नॉर्मली चली जाएगी, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज़ द कंडीशन फॉर सच अ, ऐसे ये कब हो पाएगा, व्हाट इज़ द कंडीशन फॉर दिस थिंग टू हैपन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में मैं बोल सकता हूँ कि देखो ऐसा हो सकता है कब, जब साइन ऑफ जो थीटा एंगल है, दिस इज़ द थीटा एंगल, यहाँ इंसिडेंस एंगल है और इधर रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो साइन ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू, बाहर इसके क्या है, लिक्विड है, इमर्ज्ड इन वाटर, तो ये आपका वाटर है और ये ग्लास है। तो आपको ग्लास और वाटर के इंटरफेस पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो होना चाहिए 1/, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद वाटर, ठीक है। तो ग्लास की तरफ से रे आ रही थी तो ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर हमें लेना पड़ेगा और ये एंगल थीटा है, ठीक है, तभी टी आई आर होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद वाटर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1.5 डिवाइडेड बाई 4/3। तो ये आपका आ गया 1.125 आ जाएगा म्यू जी डब्ल्यू, ठीक है। तो यहाँ से मैं निकालूंगा साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1/1.125 इज इक्वल टू 8/9 आएगी ये वैल्यू, और इसका मतलब हुआ कि साइन थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 8/9। तो ये कंडीशन होगा तो आपका ऐसा टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन हो पाएगा। तो साइन थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 8/9, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। फिगर शोज द ग्राफ बिटवीन इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर अ थिन कन्वेक्स लेंस, द फोकल लेंथ ऑफ द लेंसेज। तो फोकल लेंथ आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये तो इजी होता, बट इसमें एरर भी ऐड कर दिया है कि प्लस माइनस कितना उसमें डेविएशन आप देख सकते हो। तो एरर का मुझे कहाँ से पता चलेगा, देखो यहाँ पे मैं स्टेप साइज देखूंगा कि कितना स्टेप इधर मुझे मिल रहा है वाइल प्लॉटिंग द वैल्यू ऑफ वी एंड यू। तो यहाँ पे आप देखो कि कितना है वैल्यू 1
2 3 4 5, तो यानी एक स्टेप जो है आपको 2 सेंटीमीटर का स्टेप जो है गिवन है। ठीक है, तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, आई विल नोट डाउन द वैल्यू ऑफ एट एनी गिवन पॉइंट, आई विल नोट डाउन द वैल्यू ऑफ इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो मैंने हाईलाइट कर लिया पॉइंट को, यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में लिखता हूँ फ्रॉम द कन्वेक्स लेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज -10 सेंटीमीटर और इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द अदर साइड, तो आपका +10 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब यहाँ से आई विल कैलकुलेट फोकल लेंथ, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, थिन लेंस फॉर्मूला से यहाँ पे रख देंगे 1/10 माइनस ऑफ 1/-10, तो ये आपका आ गया 2/10, तो इस इम्प्लाइज फोकल लेंथ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर आ गया फोकल लेंथ। तो अब मेरा ऑप्शन सी और ऑप्शन डी गए, ए और बी में से अब मुझे चूज़ करना है। अब लेकिन एरर कैलकुलेट करने के लिए आई हैव टू फाइंड आउट मैक्सिमम पॉसिबल एरर, तो वो क्या आएगी, जब रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ और रेट ऑफ चेंज ऑफ यू एंड वी के अकॉर्डिंग हम करेंगे, तो आपका आएगा एरर विल बी डेल्टा एफ, दिस इज एरर डिवाइडेड बाय एफ स्क्वायर is going to be equal to delta u divided by u square plus delta v divided by v square। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं वैल्यूज़ रखता हूँ, डेल्टा u एंड डेल्टा v दोनों बराबर हैं, हर एक v और u एक्सिस पे दोनों पे स्टेप साइज सेम है, एंड दैट स्टेप साइज इज 1 mm। ठीक है, दैट इज़ 0.1 सेंटीमीटर। अब इसको क्या करें, डेल्टा f इज इक्वल टू डेल्टा एफ, अच्छा स्टेप साइज हमारा 1 mm नहीं है, इधर स्टेप साइज इज 1 2 3 2 mm है, तो यहाँ पर स्टेप साइज वी विल टेक 2 mm 0.2। ठीक है, अब डेल्टा एफ बाई एफ स्क्वायर जो है, इसको मैं केवल मुझे तो डेल्टा एफ फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या करता हूँ, डेल्टा एफ यहाँ पर रख देता हूँ इज इक्वल टू डेल्टा यू बाई यू स्क्वायर, और इसकी वैल्यूज़ यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे और फाइनली एफ स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एफ स्क्वायर आपका आ रहा था 5 स्क्वायर इंटू 0.2 डिवाइडेड बाय 10 स्क्वायर प्लस 0.2 डिवाइडेड बाय 10 स्क्वायर। ठीक है जी, ये आ रहा है, तो दिस विल कम अप एज ये 0.2/100 प्लस 0.2/100, तो ये आपका आ गया 0.4/100 इंटू 25, तो 25 इंटू 0.4 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आपका आ गया डेल्टा एफ विल कम अप एज, डेल्टा एफ यहाँ से आ जाएगा कितना परसेंट, सॉरी वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने हैं, तो हमें 0.4 डिवाइडेड बाय 100 आ गया, तो दिस विल कम अप एज 0.4/4 आएगा ना, हाँ 0.4/4, तो दिस विल कम अप एज 0.1। तो आपका ऑप्शन बी बिकम्स द करेक्ट चॉइस टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, अ कंटेनर इज फिल्ड विद वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.33 अप टू अ हाइट ऑफ 33 सेंटीमीटर, अ प्लेन मिरर प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर अबव द वाटर लेवल, व्हाट कैन यू से अबाउट द इमेज ऑफ द पॉइंट ओ। तो देखो यहाँ पे पॉइंट ओ है, वो वाटर में सिचुएटेड है, हाइट ऑफ द वाटर इज 33 सेंटीमीटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33। तो पहले तो अपरेंट डेप्थ हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो अपरेंट डेप्थ जो रहेगी, ये ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ बीच में दिखाई देगा मिरर को, और ये अपरेंट डेप्थ क्या आने वाली है 33 डिवाइडेड बाय 1.33, और ये वैल्यू आएगी आपकी 25 सेंटीमीटर। तो आप देखो इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर दिस मिरर विल कम अप एज 25 + 15। ठीक है, तो आपका 40 सेंटीमीटर आ रहा है। अब मुझे क्या निकालना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ गया 40 सेंटीमीटर, और इमेज क्या होगा कि 40 सेंटीमीटर है, तो अब इमेज बनेगी ऑन द अदर साइड ऑफ द मिरर, तो इस मिरर से 40 सेंटीमीटर अबव बन जाएगी। ठीक है, तो 40 सेंटीमीटर अबव द मिरर, तो वर्चुअल इमेज बनाएगा, प्लेन मिरर जो है वर्चुअल इमेज बनाएगा 40 सेंटीमीटर अबव द मिरर, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो अपरेंट डेप्थ 25 आया प्लस 15 आपको ऑलरेडी गैप दे रखा है बिटवीन वाटर सरफेस एंड द मिरर, तो वो ऐड कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़ते हैं। मोनोक्रोमेटिक लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ ग्लास प्रिज्म ऑफ एंगल ए, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इज म्यू
A ray incident at an angle theta on the face AB would get transmitted through the face AC of the prism provided the condition। तो वो कंडीशन आपको बताना है, ठीक है। तो अब ये प्रिज्म है बच्चे, यहाँ पे 2 बार रिफ्रैक्शन होता है, एक बार इस पॉइंट पे, एक बार किसी और पॉइंट पे होगा। तो नीचे फिगर है आपको दिख रहा है, एक पॉइंट दूसरा पॉइंट। अब इसके लिए ना कुछ कंडीशन लिखते हैं। तो फर्स्ट सरफेस है उस पर रिफ्रैक्शन होगा, तो AR2 मटेरियल ऑफ द प्रिज्म डेंसर मीडियम में जा रहा है, तो 1 इंटू साइन ऑफ थीटा, थीटा इज जो इंसिडेंट रे थीटा एंगल पे, इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन ऑफ R1, ठीक है। एक कंडीशन ये हो गया। दूसरा क्या लिखेंगे, म्यू इंटू साइन थीटा क्रिटिकल इज इक्वल टू 1 इंटू साइन 90, ये सेकेंड सरफेस के लिए होगा। अब क्या करेंगे, अब जो है साइन, एक चीज़ होती है साइन ऑफ थीटा क्रिटिकल इज इक्वल टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1/म्यू, ठीक है। इतनी चीज़ों के बाद अब मैं लिखता हूँ कि जो R2 है, R2 शुड बी लेस देन थीटा क्रिटिकल सो दैट द रे कैन पास थ्रू, TIR ना हो वहाँ पे, ठीक है। तो अब पास थ्रू करने के लिए मैं तीसरी एक चीज़ और लिखता हूँ, दैट इज़ R2 शुड बी लेस देन थीटा C। तो ये कंडीशन मुझे पता है, R2 शुड बी लेस देन थीटा C। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं बच्चे, उसके बाद साइन ले लेता हूँ, साइन ऑफ R2 शुड बी लेस देन साइन ऑफ थीटा C, ठीक है, ये आ गया। ऑल्सो वी नो दैट फॉर अ प्रिज्म R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A, और R1 जो है वो क्या रहेगा, A माइनस R2 के बराबर हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब R1 इज इक्वल टू R2 की जगह मैं थीटा C लिख देता हूँ, R2 की जगह जो लिमिटिंग कंडीशन है वो लिख देता हूँ, दैट लिमिटिंग कंडीशन इज R2 इज इक्वल टू थीटा C। तो R1 को लिख दिया A माइनस थीटा क्रिटिकल, और यहाँ से साइन ले लिया, फिर साइन ऑफ R1 शुड बी ग्रेटर देन साइन ऑफ A माइनस थीटा C, ठीक है। अब थीटा C से कम रहेगा ना R2, तो इसका मतलब क्या हुआ कि राइट साइड शुड बी लेस देन, है ना। तो लेस देन, अगर कम होगा तो लेस देन रहेगा, तो आपका राइट साइड जो है ग्रेटर हो गया। इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, साइन ऑफ R1, अब मैं म्यू से मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों साइड, म्यू ऑफ साइन R1 ग्रेटर देन म्यू ऑफ साइन A माइनस थीटा C। ऐसा कर क्यों रहे हैं, ताकि हम इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सके, ठीक है। म्यू ऑफ साइन R1 मुझे पता है क्या है, साइन थीटा है, इधर से फर्स्ट इक्वेशन जो लिखा था। तो यहाँ से मैं अगला स्टेप लिखूँगा, इसको रिप्लेस करके साइन थीटा शुड बी ग्रेटर देन म्यू ऑफ साइन A माइनस थीटा C। अब थीटा शुड बी ग्रेटर देन साइन इनवर्स ले लेंगे, म्यू ऑफ साइन A माइनस थीटा C को लिख देंगे साइन इनवर्स 1/म्यू, ठीक है, साइन इनवर्स 1/म्यू। तो इसका मतलब क्या हुआ कि थीटा शुड बी ग्रेटर देन साइन इनवर्स म्यू साइन A माइनस साइन इनवर्स 1/म्यू। तो इसके अकॉर्डिंग फिर हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर A इज़ द राइट आंसर, ठीक है जी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ पॉइंट सोर्स हैज़ बीन प्लेस्ड एज शोन इन द फिगर। पॉइंट सोर्स जो है ये रहा, किसी हाइट एच पर ये पॉइंट सोर्स है। what is the length of the screen such that what is the length on the screen that will receive reflected light from the mirror, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट सोर्स से लाइट मिरर पे गिरेगी और फिर रिफ्लेक्ट होकर स्क्रीन पर टकराएगी, ठीक है, ऐसा कुछ होगा। अब इसका डायग्राम जो है यहाँ ड्रॉ कर रखा है नीचे। तो पॉइंट सोर्स था पॉइंट ए पर, ठीक है जी, और इससे 2 रेज निकली, हमने 2 रेज को ट्रेस कर लिया। एक एंगल अल्फ़ा पे इंसिडेंट थी मिरर पे, दूसरी बीटा पे। तो अल्फ़ा वाली रिफ्लेक्ट होके ए डैश पे चली गई, ए से स्टार्ट हुई ए डैश पे गई, दूसरी ए से स्टार्ट हुई सी डैश पे चली गई, और यहाँ पे एक का हाइट वाई है, दूसरे का वाई डैश है, लेफ्ट साइड वाला ओ है, ये ओ डैश है, ठीक है, ये हम कर लेते हैं। अब बात करेंगे ज्योमेट्रिकल, इसमें ट्राइंगल्स के हिसाब से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो अब मैं 2 ट्राइंगल ले रहा हूँ बेटा, एक तो अल्फ़ा वाला यानी ट्राइंगल ए बी एंड ओ, और दूसरा जिसमें फिर से अल्फ़ा है वो है ए डैश ओ बी डैश, ठीक है। इन ट्राइंगल ए बी ओ एंड इन ट्राइंगल ए डैश ओ बी डैश। तो यहाँ पर tan अल्फ़ा जो है दोनों में ही tan अल्फ़ा है, ठीक है। tan अल्फ़ा लेता हूँ तो लेफ्ट वाले में लेते हैं, tan अल्फ़ा क्या है, h/h, tan अल्फ़ा इज इक्वल टू h/h, और राइट साइड वाले में वही tan अल्फ़ा क्या है, दैट इज y डैश बाय h प्लस 2h, तो 3h हो गया, y डैश बाई 3h। तो यही आपका
वाई डैश बाई 3h है। तो यहाँ से इम्प्लाइज वाई डैश इज इक्वल टू, वाई डैश क्या आ रहा है, वाई डैश इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ h। ठीक है, एक चीज़ तो मुझे मिल गई। फिर दूसरा बीटा वाले ट्राइंगल से लेता हूँ, बीटा जिनमें एंगल है, यानी ट्राइंगल ए बी ओ डैश और दूसरा सी डैश ओ डैश बी डैश। ठीक है, तो यहाँ पर इन ट्राइंगल्स में टेंजेंट बीटा जो है इज इक्वल टू h बाई 2h, और यही क्या हो गया, टेन बीटा जो है y बाई 2h। तो इम्प्लाइज y इज इक्वल टू h। ठीक है, दो चीज़ें मिल गई, y डैश मिल गया एंड y मिल गया। अब पार्ट ऑफ स्क्रीन दैट विल रिसीव, तो y जो वो कितना है, पार्ट ऑफ स्क्रीन, स्क्रीन का कितना लेंथ जो है रिसीव कर रहा है मेरे से रिफ्लेक्टेड लाइट, वो है आपका y डैश माइनस y। तो y डैश इज 3h और y आपका h है, तो कितना लेंथ जो है रिसीव कर रहा है, 2h। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स मिरर अ स्टूडेंट रिकॉर्ड्स द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, तो ये एब्सोल्यूट लोकेशंस हैं ऑब्जेक्ट पिन के, इमेज पिन के, कन्वेक्स लेंस एंड कॉन्वेक्स मिरर के। ठीक है, तो ये चारों चीज़ें लगी हुई हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स लेंस इज f1 एंड दैट ऑफ मिरर इज f2, देन टेकिंग इंडेक्स करेक्शन टू बी नेग्लिजिबल। हमें इंडेक्स करेक्शन नेग्लिजिबल यानी कोई इंडेक्स करेक्शन नहीं करना। f1 एंड f2 आर क्लोज टू, f1 और f2 की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं लेंस के लिए। ठीक है, कन्वेक्स लेंस के लिए हम इमेज डिस्टेंस, देखो ये लेंस है, इससे इमेज डिस्टेंस देखते हैं तो -10 आ रहा है। -10 क्यों आएगा, देखो यहाँ पे कन्वेक्स लेंस इज एट 32.2 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट इज एट 22.2, तो 32 माइनस 22 तो दैट इज़ 10, और कन्वेक्स लेंस से पहले है तो हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ले लेते हैं -10 सेंटीमीटर। उसके अलावा इमेज इज फॉर्म्ड एट 71.2, तो 71.2 माइनस 32.2 ये आपका आ गया 39 सेंटीमीटर इज द इमेज डिस्टेंस। तो यहाँ से आई कैन फाइंड आउट फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स लेंस, जो कि f1 दिया है क्वेश्चन में, 1/f1 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो ये आपका आ गया, तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ, इज इक्वल टू जो है 39 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 390 ये आएगा आपका। तो f1 विल बी 390 डिवाइडेड बाय 49, तो ये आपकी वैल्यू इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 7.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से मेरा जो है 7.8 सेंटीमीटर जो है, यहीं से मेरा आंसर आ गया। ठीक है, कन्वेक्स लेंस, द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस इज f1 एंड दैट ऑफ मिरर इज f2। तो यहाँ से मेरा आंसर कौन सा आ रहा है, ऑप्शन सी आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन सी एंड ऑप्शन बी में क्लैश है, डी और ए तो कैंसिल आउट हो गए। अब मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा फोकल लेंथ ऑफ दी स्फेरिकल मिरर ऑल्सो। ठीक है जी, तो स्फेरिकल मिरर की फोकल लेंथ करने के लिए मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर पहले पता होना चाहिए। इमेज इज एट 71.2 और मिरर इज एट 45.8, तो 71.2 माइनस 45.8 जो है वो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो दैट इज़ गोइंग टू बी 25.4 सेंटीमीटर। और फोकल लेंथ जो होगी वो क्या आएगी, 25.4 का हाफ। ठीक है, तो दैट इज़ गोइंग टू बी 12.7 सेंटीमीटर। तो फिर ऑप्शन बी आ जाएगा आपका सही आंसर। ठीक, एक तरीका और भी था कि अगर मैं डायरेक्टली यही कैलकुलेट कर लेता तो फिर आपका एक ही ऑप्शन था, तो वो तो लक पे बेस्ड है कि आप कौन सा कहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। प्रिज्म हैज़ मिनिमम डेविएशन एट I is equal to 42 degree if a ray of light is incident on it at angle of incidence 30 degree, what could be the angle of emergence of the ray। ठीक है, तो हमें जो प्लॉट दिया है वो किसका दिया है, डेल्टा वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और डेल्टा का प्लॉट है। अब आपको ये प्लॉट से पता है कि अनसिमेट्रिक होता है, नॉन सिमेट्रिक, और राइट साइड में है ना विद इंक्रीजिंग वैल्यू ये आपका थोड़ा फ्लैटन आउट होता जाता है। ठीक है, तो मुझे पता है कि यहाँ से मैं लिख सकता हूँ वैल्यू कि यार कि अगर मान लो x इज़ द एंगल ऑफ एमरजेंस, तो मैं क्या कर सकता हूँ, एंगल ऑफ एमरजेंस अगर x है, ठीक है, तो x ले लिया माइनस जो डेल्टा है दैट इज़ मिनिमम डेविएशन दैट इज़ 42 क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, दिस शुड बी ग्रेटर देन, ये बड़ा होना चाहिए, क्यों, क्योंकि राइट साइड में ये जो ये है ये ज़्यादा आएगा, दैट शुड बी ग्रेटर देन 42 माइनस 30। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू जो है
वो आपकी क्या आएगी, x शुड बी ग्रेटर देन 12 + 42, तो x शुड बी ग्रेटर देन 54। तो x शुड बी ग्रेटर देन 54 का मतलब क्या है कि एक ही चॉइस है जो ऑप्शन डी है, 56 डिग्री कुड बी द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इमर्जेंस। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। अ पर्सन कैन सी क्लियरली ऑब्जेक्ट ओनली व्हेन दे आर लाई बिटवीन 50 सेंटीमीटर एंड 400 सेंटीमीटर in order to increase the maximum distance of distinct vision to infinity. The type and power of correcting lens the person has to use will be, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या करना है कि ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पर भी हो तो इमेज बनना चाहिए एट मैक्स 400 सेंटीमीटर पे। तो हम लिमिटिंग कंडीशन ले लेते हैं, ठीक है, मिनिमम पावर। तो मिनिमम पावर वाला ही कैलकुलेट कर लेते हैं, दैट इज़ गोइंग टू बी, तो इमेज डिस्टेंस आई विल टेक एज -400 सेंटीमीटर, दैट इज़ गोइंग टू बी -4 मीटर। और अब मैं मीटर में इसलिए कन्वर्ट कर रहा हूँ कि फाइनली डायोप्टर में कैलकुलेट करना आसान हो जाए। और ऑब्जेक्ट कैन बी एट इन्फिनिटी, तो यहाँ से 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यहाँ पे वैल्यूज़ रखता हूँ 1 -4 माइनस 1/infinity, तो यहाँ से फोकल लेंथ इज इक्वल टू -4। तो यहाँ से पावर जो आएगा 1/, फोकल लेंथ होता है दैट इज़ -1/4 इज इक्वल टू -0.25 डायोप्टर्स। ये पावर है, और नेगेटिव पावर किसकी होती है, कॉनकेव की। तो आप लिख सकते हो कि ऑप्शन बी जो है आपका, दिस इज द लेंस दैट इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द ऑब्जेक्ट द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी टू एट लीस्ट 400 सेंटीमीटर्स। बाकी क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। अ बीकर कंटेन्स वाटर filled to height of 32 centimeter. A concave mirror is fixed 6 centimeter above the surface of water as shown in the figure. An object is placed at the bottom of the beaker and its image is formed 14 centimeter below the surface of the water. The focal length of the mirror is, तो मिरर का फोकल लेंथ अब मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि डेप्थ जो है, डेप्थ निकालते हैं पहले, डेप्थ ऑफ इमेज। पहले इमेज डिस्टेंस निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, डेप्थ ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट विच इज़ प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द टैंक, उसको निकालते हैं। तो दैट डेप्थ इज इक्वल टू 32 इज़ द ट्रू डेप्थ, और डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कर देंगे तो आपको एपरेंट डेप्थ मिल जाएगा, दैट इज़ 24 सेंटीमीटर। अब इमेज डिस्टेंस क्या होगा, 24 + 6 है ना, 24 + 6, तो नेगेटिव डायरेक्शन में ले लेते हैं, तो आपका हो गया -30 सेंटीमीटर, ये 6 और 24 ये वाला, ठीक है। तो यहाँ कहीं होगा, इसका दूरी कितना होगा ओ से 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, वी इमेज इज फॉर्म्ड 14 सेंटीमीटर बिलो द सरफेस ऑफ वाटर, तो यहाँ पर इमेज फॉर्म हो रही है। इमेज का डिस्टेंस 14 + 6, तो -20 इज द इमेज डिस्टेंस। अब फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। मिरर फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v + 1/u, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v 1/-20, और ये -1/30 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो दैट इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू -1/12 implies फोकल लेंथ इज इक्वल टू -12 सेंटीमीटर्स, ठीक है। फोकल लेंथ इज इक्वल टू -12 सेंटीमीटर्स। तो यहाँ पर जो वैल्यू आ गई वो इधर 12 सेंटीमीटर, इसका मैग्नीट्यूड वाइज 12 आ गई, ठीक है। तो रख लिया इसको वैल्यू को 12। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 में दिया है, ए लाइट रे 1 is incident on plane mirror M. The mirror is rotated in direction as shown in the figure by an arrow with a frequency of 9.5 rounds per second. The light reflected by mirror is received on the wall at a distance 10 meter from the axis of the rotation. When the angle of incidence is 37 degree, the speed of spot on wall is 250 into k. Find the value of k. ठीक है, तो अब कंडीशन को समझते हैं बच्चे। ये डायग्राम दिया है क्वेश्चन के साथ। तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक रे आई 1 जो कि इंसिडेंट है किसी पॉइंट पर, यहाँ से इस मिरर जो है उसको रोटेट किया जा रहा है, और ये रिफ्लेक्टेड जो लाइट है वो किधर किसी वॉल पे जाके गिर रही है, ठीक है। तो अब जैसे ओमेगा वेलोसिटी से इसको रोटेट किया जाएगा, तो इमेज जो रोटेट होगी है ना इस पॉइंट के अबाउट, वो 2 ओमेगा से होगी। उस 2 ओमेगा की वजह से देयर विल बी सम वेलोसिटी
ऑफ द स्पॉट, रिफ्लेक्टेड स्पॉट ऑन द वॉल, तो उसको हम बोल देते हैं वी, तो वो वी कैलकुलेट हमें करना है, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं कि लेट ओमेगा विल बी द रोटेशनल स्पीड ऑफ मिरर, तो रोटेशनल स्पीड ऑफ रिफ्लेक्टेड रे क्या हो जाएगा 2 ओमेगा, और वो आ जाएगा 2 ओमेगा कैलकुलेट करते हैं तो 2 इंटू ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू है ना, तो फ्रीक्वेंसी इज 9 बाई पाई, तो ये क्या आ रहा है 4 इंटू 9 दैट इज 36 रेडियंस पर सेकेंड इज द रोटेशनल स्पीड ऑफ इमेज, ठीक है। तो इमेज का रोटेशनल स्पीड मुझे मिल गया। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस आई नो इट इज़ 37 डिग्री, तो अब क्या करेंगे भाई, अब इस डायग्राम पे फोकस करते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं ट्राइंगल ओ ए बी के अंदर देखता हूँ, ओ ए और बी के अंदर देखता हूँ। यहाँ पर मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ टेंजेंट ऑफ यहाँ पे कोस ऑफ 90 माइनस आई, तो ये एंगल है, इसका कोस थीटा कैलकुलेट करना चाहता हूँ, विच इज़ गोइंग टू बी 10 डिवाइडेड बाय ये हाइपोटेन्यूज, ठीक है, ओ ए, तो 10 डिवाइड बाय ओ बी, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि ओ ए इस ट्राइंगल में क्या लिखेंगे हम, ओ बी इज इक्वल टू, ओ बी की जो वैल्यू है दैट इज ओ ए डिवाइडेड बाय कोस ऑफ 90 माइनस आई, ठीक है, ये हो गया। ओ ए मुझे पता है, ओ बी मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो ओ ए आई नो इट इज़ 10 एंड कोस 90 माइनस आई होता है साइन आई, और साइन आई साइन 37 लिख सकते हैं इसको, साइन 37 डिग्री, साइन 37 वी नो इट इज़ गोइंग टू बी 3/5, तो 10/3/5, तो ये आपका होगा 50/3, तो ओ बी इज इक्वल टू 50/3, तो आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता चल गया जहाँ पर ये हिट कर रहा है, ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रोटेशन। अब मैं इजीली क्या फाइंड आउट कर सकता हूँ, वेलोसिटी, ठीक है, ये वी रेफ इधर लिखा है तो इसको ये लिख लेते हैं कि वी रेफ इज इक्वल टू ओमेगा रोटेशनल वेलोसिटी जो कि आपका 36 रेडियन था, इनटू डिस्टेंस ओ बी जो कि आपका 50/3 है, तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा इट इज़ 600 12 इंटू 5 ना, तो 600 मीटर पर सेकेंड। अब ये जो वेलोसिटी है ये वी रेफ आपको मिल गया 600, और ये एंगल जो है 90 माइनस आई ही होगा ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन से, तो अब आप इजीली वी भी निकाल सकते हो, यानी स्पोर्ट की वेलोसिटी ऑन द वॉल। तो अब इधर फोकस करेंगे डायग्राम पे और यूज़ करेंगे वी बी इज इक्वल टू वी रेफ डिवाइडेड बाय कोस ऑफ 90 माइनस आई, ये हम यूज़ कर लेंगे। तो कोस ऑफ 90 माइनस आई, ये आपका वी रेफ जो है वैल्यू 600 है, और कोस ऑफ 90 माइनस आई वही साइन आई होगा, तो दैट इज़ गोइंग टू बी 3/5, तो ये आपका हो जाएगा 200 इंटू 5, ठीक है, तो 600/3 200 इंटू 5 आपका हो गया 1000 मीटर पर सेकेंड। तो आपका इसका करेक्ट आंसर फिर क्वेश्चन नंबर 21 का आ गया 1000, तो 250 इंटू के इज इक्वल टू 1000, तो आपका के जो है वो आ गया 4, के इज इक्वल टू 4 इज द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। अ कन्वेक्स लेंस has mean focal length of 20 centimeter. The dispersive power of the material of the lens is 0.02. The longitudinal chromatic aberration for an object at infinity is this, where n is, ठीक है। तो यहाँ पे chromatic aberration आपको दे रखा है, यानी f1 minus f2 is given as मीन फोकल लेंथ इंटू डिस्पर्सिव पावर, ठीक है, तो W इंटू एफ, तो ये आपका 20 इंटू 0.02, ठीक। तो यहाँ से f1 माइनस f2 आपको मिल गया 0.40, तो ये आपका आ गया 40 इंटू 10⁻⁻², तो आपका क्रोमेटिक एबरेशन यही होता है 40 इंटू जो वैल्यू आ गई, तो इसका मतलब n आपका आया 2, n इज इक्वल टू 2 इज द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 2 प्लेन मिरर्स A and B आर अलाइंड पैरेलल टू ईच अदर, लाइट रे इज इंक्लाइंड एट एन एंगल 30 डिग्री, ठीक है। ये लाइट रे आई इधर एक मिरर A पर हिट करेगी बिल्कुल कॉर्नर पे, दोनों लाइट का और मिरर्स का प्लेन सेम है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स द रे अंडरगोज रिफ्लेक्शन बिफोर इट एमर्जेस आउट ऑन द अदर साइड।
ठीक है। तो सिंपली ये तो ज्योमेट्री से हो जाएगा, तो मैं यूज़ करता हूँ टेंजेंट 30 डिग्री। tan 30 क्या होगा बच्चे? tan 30 इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू, ये आपका आ जाएगा x बाई, मान लो x डिस्टेंस मूव किया डायरेक्शन में, x बाई 0.2, जो आपका एक बार इधर आने में इसने x डिस्टेंस मूव किया, तो x डिवाइडेड बाई 0.2, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये आपका x बाई 0.2 आ जाएगा। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 0.2 और इंटू टेंजेंट 30, तो 1/√3, तो नीचे √3 आ जाएगा, ठीक है। तो 0.2 बाई √3। अब नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस जो होंगे बिफोर इट एमर्जेस आउट, वो कितने हो जाएंगे? एक रिफ्लेक्शन में इतना डिस्टेंस कवर कर रही है, तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी टोटल लेंथ ऑफ द मिरर 2√3 डिवाइडेड बाय 0.2 डिवाइड बाय √3, ठीक है। तो ये आपका आ गया, तो इसका 2 इंटू √3 इंटू √3, तो 3 आ गया, और नीचे 0.2, तो 3 इंटू 10, तो 30 नंबर ऑफ टाइम्स इट विल रिफ्लेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो करेक्ट नंबर है वो 30 टाइम्स ये रिफ्लेक्शन होगा ऑन आइदर ऑफ द मिरर्स, इनको ऐड करके, और देन इट विल कम एमर्ज ऑन द अदर साइड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। स्पीड ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू फिश इन मीटर पर सेकेंड एट ए गिवन इंस्टेंट इफ वाटर सरफेस इज मूविंग डाउनवर्ड 2 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। जिस समय पर बर्ड की स्पीड पूछिए विद रिस्पेक्ट टू फिश, तो इसमें पानी में नीचे फिश है, यहाँ पे इधर ये बर्ड है, ठीक है, और वाटर का सरफेस है वो 2 मीटर पर सेकेंड नीचे डाउनवर्ड मूव कर रहा है। तो आपको इसी इंस्टेंट पे स्पीड ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू फिश बताना है। तो पहले हमने इसको रिलेटिव पोजीशन के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो पोजीशन ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू फिश इज इक्वल टू एपरेंट डेप्थ ऑफ फिश, वो हो जाएगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू डेप्थ ऑफ फिश प्लस जो हाइट ऑफ बर्ड अबव द सरफेस, इसको बोल दिया L2, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं ताकि हमें वेलोसिटी मिल जाए, dx/vf डिवाइड बाई dt, ये आपका रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू फिश ही हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू म्यू इंटू dl1/dt प्लस dl2/dt, ठीक है जी। अब ये तो लेफ्ट साइड में तो हो गया वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू फिश, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 गिवन है, dl1/dt, तो L1 क्या था? जो डेप्थ किस हिसाब से चेंज हो रही है, डेप्थ ऑफ फिश विद रिस्पेक्ट टू फ्री सरफेस, तो ये आपका आ जाएगा, कितना आएगा, dl1 और dl2, ठीक है। तो डेप्थ किस हिसाब से चेंज हो रही है, और प्लस में 8, तो 8 और रेट ऑफ चेंज ऑफ ये है 4 - 2, तो ये आपका -8 नीचे, और इनका डिफरेंस जो है वो आ रहा है 4 - 2, तो ये 2, ठीक है, प्लस dl2/dt, तो dl2/dt जो है दैट इज 4 - 2, ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4/3 इंटू -6 प्लस 2 इज इक्वल टू -8 प्लस 2, तो यहाँ पे आपका आंसर -6 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। तो यहाँ पे जो है रिलेटिव स्पीड ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू फिश इज -6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स राइट वाइल द मिरर मूव्स विद 1 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स द लेफ्ट एज शोन, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द इमेज। तो यहाँ पर कंसेप्ट क्या होगा कि ऑब्जेक्ट और मिरर की जो रिलेटिव वेलोसिटी है वही इमेज और प्लेन मिरर की रिलेटिव वेलोसिटी रहेगी। तो यहाँ से हम यूज़ कर सकते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर हो गया, इट इज़ गोइंग टू बी इक्वल्स टू vm माइनस वी नॉट। तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मिरर होगी। अब इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं, हमें वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालनी है, माइनस ऑफ -1 क्योंकि मिरर जो है नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इज इक्वल टू vm जो है -1 और माइनस वी इमेज पॉजिटिव में 5 से जा रही है। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज जो है ऑब्जेक्ट है पॉजिटिव में 5 से जा रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट वेलोसिटी ऑफ इमेज आएगा दैट इज़ गोइंग टू बी इक्वल्स टू -1 - 5 और ये भी -1, तो इम्प्लाइज -7 मीटर पर सेकेंड। तो जो इमेज है वो लेफ्ट साइड में मूव करेगी विद ए वेलोसिटी ऑफ 7 मीटर पर सेकेंड। तो आंसर क्या आ गया आपका 7 मीटर पर सेकेंड, न्यूमेरिकल वैल्यू इज 7 मीटर पर सेकेंड इन -i कैप डायरेक्शन। तो इसी के साथ 25 सभी के सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अभी आपका डाउट बचता है तो आप डाउट ग्रुप में पूछना, अदरवाइज
इधर से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग बेटा।